हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम समझेंगे तरंग के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंग। हालांकि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग जिनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और एक अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, है ना। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनके उपयोग समझेंगे और इनके खोजकर्ता समझेंगे। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत कई सारे तरंगे आती हैं। हम उन सभी तरंगों को बारी बारी से समझेंगे कि जो तरंगे हैं आखिर उनके खोजकर्ता कौन हैं और उनका उपयोग क्या है। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं, अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास करके अगर वहाँ तरंगों से क्वेश्चन आते हैं तो या तो विद्युत चुंबकीय तरंग और या फिर आपकी यांत्रिक तरंग, उसमें से आपसे ध्वनि से पूछा जाता है। तो इधर आपसे प्रकाश वगैरह चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये तरंगे क्या हैं। वीडियो छोड़ के जाना मत, लास्ट तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आखिर हम जानेंगे क्या। तो पहले आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो तरंगे हैं इनको दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं। अभी रुकिए भाई, आप जाइए मत, आप समझिए तो पहले पूरी क्लास को, है ना। पहले पूरी क्लास समझिए आप, उसके बाद बताइएगा। अगर मज़ा नहीं आएगा तो दोबारा मत आना, लेकिन अभी रुकिए, आप समझिए तो मेरी बात को, ठीक है। जो तरंग हैं ये दो प्रकार की होती है। देखिए, एक तरंग आपकी यांत्रिक होती है ना, यांत्रिक, और एक होती है आपकी अयांत्रिक। अच्छा, यांत्रिक और क्या है, अयांत्रिक। अब बात ये है भैया कि जो यांत्रिक तरंगे हैं, अयांत्रिक तरंगे हैं, इसको तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं इतना, आप हिंदी ही जानिए कि यांत्रिक तरंग को अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं और जो अयांत्रिक हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, है ना। अच्छा, इनमें अंतर क्या है। अंतर होगा भाई, तभी तो यांत्रिक अलग रख दिया गया है और अयांत्रिक अलग रखे हैं। अंतर होगा ना, तो ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या अंतर है। जो यांत्रिक तरंगे हैं इनको चलने के लिए, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से आप जाएंगे। अगर बात हमारी नहीं समझ में तो ऐसे समझिए आप, ये मान लीजिए कि ये दो बिजली के पोल हैं, एक पोल ये है और अगला पोल ये है। अब अगर इनके बीच हमें करंट का प्रवाह रखना है तो जाहिर बात है करंट फ्लो करेगी, लेकिन उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए। रास्ता मतलब वायर होना चाहिए, एक तार होना चाहिए ना। तो अगर तार हो जाए, करंट के फ्लो का प्रवाह हो सकता है, मतलब माध्यम होना चाहिए। उसी तार के जरिए यहाँ से करंट यहाँ तक आएगी। तो वही बात है कि जो तरंगे हैं किसी न किसी माध्यम से यहाँ से वहाँ तक जाती हैं, है ना। तो जो तरंगे हैं, जो यांत्रिक तरंगे हैं, इनके लिए क्या चाहिए भैया, माध्यम चाहिए। बात समझ गए कि नहीं, माध्यम वाली, ठीक है। इनके लिए हमें माध्यम चाहिए, मतलब ये है बिना माध्यम के कहीं नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, नहीं जा पाएंगी। इसी के अंतर्गत तो ध्वनि आती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में कहाँ जा पाती है, तो इनको माध्यम चाहिए। माध्यम जितना सघन होता उतना ज़्यादा तेज ये चल पाएंगी, है ना। और यहाँ देखेंगे आप अयांत्रिक, इनके बारे में क्या, जो अयांत्रिक हैं इनके बारे में आपको ये जानना है कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि बिना माध्यम के चल सकती हैं। हाँ, तभी तो हम जानते हैं कि अंतरिक्ष के बाहर जब निर्वात हो जाता है तब भी हम देखते हैं जो हमारी सूर्य किरणें हैं वो निर्वात में भी चलकर आ जाती हैं। तो हाँ, जो आपकी सूर्य की किरणें हैं वो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना। तो अयांत्रिक, या फिर यही लिख लेते हैं हम, इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग और या फिर अयांत्रिक तरंग। आशा करते हैं हम कि आप यांत्रिक और अयांत्रिक समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं जो यहाँ तरंग लिखी हुई हैं, गामा, एक्सरे, परावैगनी दृश्य, और रक्त, लघु और दीर्घ। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। समझिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, एक बात आपको बताएं, बहुत बढ़िया बात, शायद आपको ना पता हो, सुनिए ध्यान से। वो बात ये है, आप सुनना ध्यान से मेरी बात आपको ये बता रहे हैं कि जो गामा किरण है, गामा है ना, गामा किरणों के बारे में कहा जाता है कि इनकी भैया जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता, भेदन समझ रहे हैं आप,
भेदन का अर्थ ये है कि किसी चीज़ को भेद देना। भेदना मतलब समझ रहे हैं आप, या फिर नहीं समझ रहे हैं तो आप यूँ समझ ले मेरी बात को, चीर के निकल जाना, है ना। मतलब ये है कि मेरा हाथ है, अगर इस पर गामा रेस डाल दी जाए तो इधर से उधर निकल जाएंगी। जी हाँ, मतलब भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। मतलब ये है, ये किसी भी ज़्यादा मोटी तो नहीं लेकिन पतली चादर को भेद के निकल जाती है। तो जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता क्या है, सबसे अधिक, मतलब चीर के निकल जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गामा किरण वाली टार्च आपको मिल जाए तब तो आप खतरनाक काम करेंगे ना। जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर गामा किरण वाली कोई टार्च मिल जाए और आप टार्च जला दें तब तो पूरा, समझ रहे ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात ये है भैया, जो गामा किरणें हैं इन पे प्रकृति ने ऐसी मार मारी कि ये जा ही नहीं पाते। मतलब इनके साथ अन्याय हो गया। अच्छा, अन्याय क्या हुआ समझिए आप। जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता इतनी ज़्यादा कर दी गई, इतनी ज़्यादा कि भेद के कहीं भी जा सकती थी। लेकिन समस्या ये इनके साथ हो गई कि जो इनकी तरंग दैर्ध्य है, अब तरंग दैर्ध्य बोले तो मतलब ये है, जिस किरण की जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो उतनी दूर चली जाती है। इनके साथ क्या होगा कि इनकी तरंग दैर्ध्य बिल्कुल एकदम कम ही है, मतलब बहुत कम है। तो जो गामा किरणें हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अब जब तरंग दैर्ध्य कम हो गई तो अब जाएंगी कहाँ, रह गई ना यहीं पे। तो मतलब ये है, क्षमता तो बहुत ज़्यादा इनके पास है, ताकत बहुत ज़्यादा है भेदने की, लेकिन ये कहीं जावा नहीं पाती हैं, ये दूरी कवर नहीं कर पाती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है ना, इम्पोर्टेंट है ये बात आपके लिए। जो तरंग दैर्ध्य इनकी बहुत कम होती है। अब देखिए मेरी बात एक और समझिए आप ध्यान से, जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, उससे आप नीचे जैसे जैसे आएंगे इनकी भेदन क्षमता कम होती जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा गामा, फिर उसके बाद उससे कम एक्सरे, फिर उससे कम वैगनी, फिर उससे कम दृश्य, फिर उससे कम आवर्त, फिर एकदम लास्ट में सबसे कम। तो दीर्घ के बारे में आप लिख लीजिएगा कि इनकी जो भेदन क्षमता है, इनकी भेदन क्षमता सबसे क्या हो गई है, कम। इनकी भेदन क्षमता सबसे कम है। और बात यह है कि अगर इनकी भेदन क्षमता सबसे कम है तो इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, तरंग दैर्ध्य वाली। भेदन क्षमता सबसे कम है लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे क्या है, ज़्यादा। बात समझ गए। तो आप देखेंगे जो दीर्घ तरंगे हैं भेदन क्षमता भले ही इनके पास ना हो लेकिन तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि पूरे विश्व को घूम सकती हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में कवर कर सकती हैं। मतलब ये है कि क्या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाएंगी? जी हाँ जाएंगी। तभी तो हम लोग, जो क्रिकेट मैच होता है या फिर कोई भी गेम होता है, आप देखते हैं गेम दुबई में खेला जा रहा है, आप इंडिया में देखते हैं, या फिर गेम अमेरिका में हो रहा है आप इंडिया में देखते हैं, तो यही किरणें तो लाती हैं। आप समझ गए ना मेरी बात को। तो ये बात थी आपको भेदन क्षमता और तरंग दैर्ध्य वाली। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी खोजकर्ता। जो खोज इनकी है, खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखे हम गामा। तो गामा के बारे में आपको जाना है कि इनकी खोज की गई थी पाल बिलार्ड द्वारा। पाल बिलार्ड, बात समझ में आ रही है ना मेरी? पाल बिलार्ड, ठीक है। इनकी खोज पाल बिलार्ड ने की, लेकिन जो एक्सरे हैं, एक्सरे इसकी खोज की थी रॉयंटजन ने। अच्छा, इसकी खोज रॉयंटजन ने की है। अच्छा, एक बात आप जानना मेरी बात ध्यान से देखिए, जो एक्सरे की खोज करता रॉयंटजन है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है 1901 में ही। तो ध्यान रखना आप कि एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, रॉयंटजन। हालांकि इनका पूरा नाम है विलियम कॉलरॉड रॉयंटजन। ठीक है, आगे बात करते हैं जो परावैगनी किरणें हैं। अच्छा, परावैगनी किरण की खोज करता है रिटर महोदय जी, रिटर, है ना। तो इसकी खोज रिटर ने की है। आगे जो दृश्य किरणें हैं इनकी खोज की गई है न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आवर्त किरणें हैं, इसकी खोज की गई है विलियम हर्शेल द्वारा। विलियम हर्शेल द्वारा इनकी खोज करता है विलियम हर्शेल जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ रहे हैं, जो लघु तरंगे हैं इनकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक
ठीक ना। अच्छा, जो आपकी दीर्घ तरंगे हैं इनको खोजा गया था मार्कोनी द्वारा, और आपको पता भी होगा कि मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक भी है, पता ना आपको, ठीक है, मार्कोनी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात खोजकर्ता वाली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जो उनमें आप देखते हैं रेड लाइट जलती है, उनसे कौन से रेज निकलते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। सुनिए ध्यान से, आपसे पूछेंगे कि जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब हम चलिए देखते हैं यहाँ पर इनके उपयोग में। जो गामा किरणें हैं, अच्छा गामा किरणों की आपको पता है भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा है, फिर भी इनका उपयोग हम करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया में इसका उपयोग हम करते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। तो जो नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया, तो नाभिकीय अभिक्रिया को शुरू करने में हम करते हैं गामा किरण का उपयोग। बात समझ गए ना आप, गामा किरण का उपयोग कहाँ पर, नाभिकीय अभिक्रिया को शुरू करने में। अब नाभिकीय अभिक्रिया आपकी नाभिकीय भट्ठी में शुरू की जा सकती है ना, फिर परमाणु भट्ठी में शुरू की जाएंगी। आगे देखेंगे हम यहाँ एक्सरे। एक्सरे खोजकर्ता रैंडजन है। अच्छा, एक्सरे का उपयोग आप जान रहे हैं, सिर्फ हमें बताना ही है। ऐसे समझते हैं, जो एक्सरे होती हैं, एक्सरे इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु टूटी फूटी है तो टूटी फूटी वस्तु का ये पता लगा लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे हाथ में एक आपको पेन दिख रही है, अब ये पेन है, अब मान लीजिए पेन कहीं बीच में क्रैक हो गई, थोड़ा सा दरार आ गई। अब जब हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ से रेज डालेंगे, एक्सरे डालेंगे, जो किरणें उनको डालेंगे, तो बात ये है जहाँ से आपका पेन में दरार है वहाँ से किरणें निकल जाएंगी, और जो ये वाला एरिया है यहाँ से किरणें टकरा कर वापस चलेंगी जाएंगी। जो वापस किरणें जाएंगी तो वो वाली एरिया आपको डार्क दिखेगी, मतलब ब्लैक दिखेगी, और जहाँ से निकल के चली गई किरणें वो एरिया आपको वाइट दिखेगी। बस हमको पता चल जाएगा कि इस पेन में भैया दरार कहाँ है, वही वाइट वाले हिस्से में है। इससे हमें जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो आपने कभी ना कभी एक्सरे जरूर करवाए होंगे। अच्छा, अपने तो नहीं करवाए होंगे, लेकिन किसी के साथ एक्सरे के लिए आप ज़रूर गए होंगे। वहाँ बताया जाता है कि आप रूम से बाहर रहिए और मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद करके रखिए। ये सारी बातें आपको पता भी है ना। ठीक, तो एक्सरे हैं, खोजकर्ता कौन है, रैंटजन है। तो उपयोग हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका उपयोग क्या है, चिकित्सा में, है ना। उपयोग इसका चिकित्सा में। अच्छा, चिकित्सा के अलावा भी हम लिख सकते हैं कहाँ पर, टूटी फूटी वस्तु का पता लगाने में, टूटी फूटी वस्तु का पता लगाने में, वस्तु का पता लगाने में। अच्छा, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ऐसे कैसे घुमाएंगे, देखिए आपसे ये कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई पनडुब्बी है और पनडुब्बी में कहीं दरार आ गई है, क्रैक है, उसको जानने के लिए हम किस रेज का उपयोग करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, एक्सरे। चलिए बात करते हैं जो परावैंगनी किरणें हैं और इसकी खोज रिटर ने की थी, इनके बारे में क्या है हम जानते हैं। जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वहाँ से आपकी परावैंगनी किरणें आती हैं, लेकिन बात यह है वो हम तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा समताप मंडल है वहीं पर पाई जाती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर करती क्या है कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, मतलब ज़मीन पर आने ही नहीं देती। तो हमको टेंशन कौन बात की नहीं खे, है ना। मतलब ये है कि जो परावैंगनी किरणें हैं इनसे नुकसान क्या होता है मानव जात को, स्किन कैंसर होने के चांस हैं, और जो आपकी मुलायम वनस्पतियाँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी हमने इसका उपयोग ढूंढ ही लिया है, उपयोग कर लिए हैं हम। उपयोग कहाँ करेंगे, जो आपके कैंसर रोगी होते हैं उनकी सिकाई के लिए, तो पहला उपयोग ये हो गया। और दूसरा उपयोग ये है कि जो आपके जलाशय होते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जल के अंदर जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए हम परावैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो लिख भी दे रहे हैं ताकि आप भी नोट डाउन कर लें। जो परावैंगनी किरणें, इनका उपयोग क्या है, पहला उपयोग तो ये है कि रोगी की सिकाई में, रोगी की सिकाई में। अच्छा, इसके अलावा एक उपयोग हमने अभी आपको बताया है, वो उपयोग क्या है इसका, जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना। तो जीवाणुओं को नष्ट करने में
और रोगी की सिकाई में। अच्छा, अगला हमने लिख रखा है दृश्य किरणें। अब हम बात जानते हैं जो दृश्य किरणें हैं इसकी खोज न्यूटन ने की थी। हम कहेंगे कि दृश्य किरणों का उपयोग आप करते हैं। आप ये कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, दृश्य किरण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप भी करते हैं और साथ में हम भी कर रहे हैं भाई, क्योंकि आप भी मानो तो हम भी मानो, तो हम दोनों लोग मिलकर दृश्य का उपयोग करते हैं। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। जो आप लाइट देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, जो लाइट से हमारी किरण निकल रही हैं, जो रेज निकल रही हैं, उनको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। मतलब ये है कि इसका उपयोग कहाँ, तो वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो हमें आज तक पता ही नहीं थी कि हम किसी किरण का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ अवरक्त, जिसे खोज विलियम हर्शल ने की थी। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वही के हिसाब का अवरक्त है। अच्छा, अवरक्त किरणें करती क्या हैं, तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई किरण ऐसी होगी जिसकी वजह से जो आपका वायुमंडल है वो गर्म हो जाता होगा। तो मतलब ये है कि जो अवरक्त किरणें हैं ये वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो इसका उपयोग पहली बात तो हम कर लेंगे सोलर कुकर के अंदर। तो सोलर कुकर इसका पहला उपयोग है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो जो आपने रिमोट कंट्रोल देखा होगा तो वहाँ पर आपको लाइट लगी हुई दिखी होगी। आखिर रिमोट के आगे लाइट अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए आप, ये रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 लाइटें लगी हैं। अच्छा, लाइटें क्या करती हैं, जब यहाँ से हम कोई बटन पुशअप करते हैं तो यहाँ से रेस निकलती हैं। उस रेस का नाम क्या है, अवरक्त किरण। तो उपयोग 2 बताए हमने, एक आपका सोलर कुकर और एक आपका रिमोट कंट्रोल। अच्छा, इसके अलावा उपयोग क्या है, तो इसके अलावा भी सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरे देखोगे। अच्छा, कैमरे में आपने ये देखोगे जब रात होती है तो रात में क्या होता है कि कैमरे के जो साइड में आप देखें तो रेड कलर की आपको लाइट जलती दिखेगी। जो रेड कलर की लाइट जलती दिखती है तो वही तो अवरक्त किरणें। तो इसका उपयोग आखिर क्या, उपयोग ये है कि अगर कोहरा है या फिर धुंध है, अगर कोहरा या धुंध में हमें साफ फोटो लेनी है तो हम उपयोग करते हैं अवरक्त किरण का। तो हम लिख लेते हैं अवरक्त जो किरणें हैं इनका उपयोग करते हैं रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में। अच्छा, रिमोट कंट्रोल के अलावा भी करते हैं कहाँ पर, बताइए अब ज़रा, बताइए। अच्छा, हमें लिख दे रहे हैं इसका उपयोग करते हैं हम सीसीटीवी कैमरे में। अच्छा, इसके अलावा बताइए आप, हमने बताया तो अभी आपको। तो इसके अलावा जो उपयोग इसका है सोलर कुकर में। मज़ा आ रही ना, हमने आपको पहले ही बताया था मज़ा आएगी आपको ज़रूर, है ना। अगर मज़ा आएगी नहीं तो जाएगी फिर कहाँ, ये भी बात तो है। ठीक, आगे देखते हैं जो हमारी लघु तरंगे हैं और दीर्घ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाते हैं। जो लघु तरंगे हैं और दीर्घ, इनका उपयोग क्या है थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि दोनों का उपयोग सेम ही है। इन दोनों में अंतर क्या वही आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं ठहरा अमेठी से और आप होंगे मान लीजिए चेन्नई तमिलनाडु से, सपोज करिए। और मान लीजिए कि हमें आपको आपस में बात करनी है, हमें वीडियो कॉल पे आपको देखना आप कर क्या कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे, है ना। अगर देखना है तो हम करेंगे क्या, जायज़ बात है, हम मोबाइल फ़ोन का उठाएंगे और आपको कॉल लगा देंगे। जब कॉल लगाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि यही जो रेज़ हैं आपकी लघु तरंगे, यही रेज़ लघु तरंगे हमें और आपको आपस में कनेक्ट करेंगी। तो इसका उपयोग तो ये हो गया। अच्छा, अगर दूसरी बात जो दीर्घ हैं इसका उपयोग कैसे होगा, तो मान लीजिए कि हम और आप, मान लीजिए कि हम अमेठी में हैं और आप चले गए जापान, आप चले गए दुबई। अगर फिर भी हमें आपसे बात करनी है तो अब तो दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो सबसे दूर कौन जाएंगे, वो तरंगे हैं दीर्घ, क्योंकि इनकी तरंग सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे दूर चली जाएंगी। तो हम उपयोग कर लेंगे यहाँ पर दीर्घ तरंगों का, है ना। समझे आप इसका उपयोग, मतलब ये है राष्ट्रीय लेवल पर लघु तरंग का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दीर्घ तरंग का। समझ गए बात। जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच है दुबई में खेला जा रहा है लेकिन हम पे बैठ के यहाँ देखते हैं, तो यही इन सबके उपयोग है। मतलब ये उपयोग क्या है, उपयोग हम लिख देते हैं रेडियो में। तो रेडियो में उपयोग करेंगे या फिर सीधा हमसे कहते हैं संचार में। रेडियो हो गया, संचार हो गया, है ना, और या फिर टेलीविज़न हुआ, है ना। अच्छा, इन सब का उपयोग कहाँ है, टेलीविज़न। और बाकी जो दीर्घ हैं इनका उपयोग क्या है, सेम ही है। तो लघु और दीर्घ का उपयोग एक ही है, बस बात यह है कि हम मायने ये रखता है कि दूरी कितनी है। अगर ज़्यादा दूर तब उपयोग लघु का,
तब उपयोग दीर्घ का, अगर दूरी कम तो उपयोग लघु तरंग का, है ना। बात समझ में आई। अब सोच रहे होंगे कि इसका स्क्रीनशॉट मिल जाए तो कितना बढ़िया रहता, है ना। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हमें, लीजिए आप, ले लिए। अच्छा, जितनी बात आपको बताई कि समझ में आ गई है ना। अगर समझ में आई है तो आप भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, है ना। आप तुरंत वीडियो छोड़कर मत जाइए, थोड़ा सुन तो लीजिए, हमको भी इतनी देर हमने आपको बताया है, थोड़ा सुनिए तो हमको, ठीक है। आप वीडियो लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ये काम आप पहले कर लीजिए। लाइक चाहे बाद में करना, लेकिन सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिए। ऐसी टॉपिक आपको लगातार हम देते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, अगर जाने से पहले आप एक क्वेश्चन मेरा बता पाएंगे तो कमेंट में इसका आंसर आप बता देना। आपको ये बताना है जो ब्रिज किरणें हैं जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, आपको ये बताना है कि उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना। और साथ में अगर आपने मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप ये बताना, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसको हम ओवन कहते हैं। अब ओवन का काम क्या है कि कोई अगर वस्तु है उसको क्या करते हैं, हम ओवन में रख देते हैं तो वो वस्तु गर्म हो जाती है ना। तो आपको सीधा ये बताना है कि जो ओवन है, ओवन में किस तरह की किरणों का प्रयोग किया जाता है, आपको यही क्वेश्चन बताना है ना। ठीक है, मिलेंगे फिर से एक और बेस्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।